चलो टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। पहले के मोमेंट पे आते हैं। हेवन ओवरसिंग टावर स्पेक्ट्रल सोल के हेड के ऊपर पैंथम फॉर्म में फ्लोट कर रहा था। लेकिन इस वक्त स्पेक्ट्रल सोल की हजार डार्क आर्म एकदम श्रिंक होने लगे थे, ड्राई और पतले और लंबी शेप में थे। उसकी हेल्प मिलते ही 10 एक्सट्रीम इमोर्टल ज़ॉम्बी लाइफलेस फॉर्मेशन एकदम से बदल गई और मतलब थोड़ा सा टूटने लग गई। और डार्क क्लाउड धीरे धीरे सेंटर की तरफ गैदर होने लग गए। और क्लाउड के सेंटर में एक गोल बोल फेंटली दिखने लगा। कुछ गोल-गोल सा था और ये अपने आप में ही स्पिन कर रहा था और 14 डिफरेंट कलर की लाइट से शाइन कर रहा था। ये देखकर हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड का फेस थोड़ा-सा घबरा सा गया। टावर लॉर्ड कहता है जल्दी इन आर्म्स को ही काट दो। बस फिर हेवन ओवरसिंग टावर एकदम से रॉकेट जैसा बन गया। स्काई में एक एक बिल्डिंग एक तरीके से बड़ी-सी बहुत बड़ी रेनबो, बहुत ही बड़ी रेनबो एकदम खींचते हुए आगे बढ़ा। जैसे वो रेनबो लाइट स्पेक्ट्रल सोल के आर्म को टच करी, सब के सब आर्म एक ही स्ट्राइक में कट हो गए। इमोर्टल ज़ोंबी बोगिंग ज़ोर से चिल्लाया, "हिंग वुशी, जाके हेवनली कोर्ट के गो इमोर्टल्स को हैंडल करो।" फेंग युआन की साइड को डील करना उसके लिए सिंपल नहीं था, लेकिन एक के बाद एक इवेंट्स की वजह से वो लोग बार-बार इंटरप्ट हो रहे थे। यिंग वुशी अपने दाँत एकदम दबा लिए, क्लियरली उसके मन यहाँ से जाने का नहीं था। यिंग वुशी कहता है, "मुझे एक मोमेंट दो, पहले फेंग युआन को सुला देता हूँ।" अच्छा, यहाँ पे ही गड़बड़ी हुई थी क्या? और ये बोलते ही उसने एक्टिवेट करा अपना रैंक 8 इमॉर्टल किलर मूव लीड सोल इनटू ड्रीम। पेंगुइन डॉज नहीं कर पाया, वो ज़बरदस्त तरीके से खींच लिया गया ड्रीम रेलम के अंदर। सीन शिफ्ट होता है ड्रीम रेलम के अंदर का सीन। एक लेक के सेंटर में एक पवेलियन था और वहाँ एक जीथर की सॉफ्ट म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। फेंगयुआन ने फिर से सामना करा स्टार कंस्टलेशन इमॉर्टल वनरेबल का। फेंगयुआन तुरंत ही एक्टिवेट करता है अपना किलर मूव अनरावल ड्रीम, अनरावल ड्रीम, अनरावल ड्रीम, अनरावल ड्रीम। लेकिन मुझे याद है यार, फेंगयुआन ने जब पिछली बार एक्टिवेट करा था तो वो बाहर ही नहीं निकल पाया था। मतलब निकल गया था, नहीं निकला था, अभी पता चलेगा कि क्या हुआ था उस टाइम पे। वो बार-बार ट्राई करता है लेकिन ड्रीम रेलम बिल्कुल एक तरीके से हिला ही नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट रिपल्स उसकी विज़न के सामने आ रहे थे। पेंगुइन को इंस्टेंटली समझ आ गया कि उसका अनरावल ड्रीम सिर्फ रैंक 6 का है और यिंग वुईशी का रैंक 8 का है। डिफरेंस इतना बड़ा था कि ड्रीम को ब्रेक करना इम्पॉसिबल था। उसके दिल में एकदम से हैवी फीलिंग आई। ज़ीथर म्यूज़िक बजती रही और सामने स्टार कंस्टलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल ने सॉफ्ट स्माइल के साथ फेंगयुआन को देखा। फिर वो जेंटली गाना गाने लगी। फेंगयुआन ने बिटर स्माइल दिया। उसे क्लियर पता चल गया कि वो अब हार गया है। ड्रीम रिलम के अंदर उसका इकलौता मेथड अनरावल ड्रीम फेल हो चुका था। अब कोई चांस नहीं बचा था। लेकिन उसी टाइम स्टार कंस्टलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल का गाना उसके कानों में फिर से गूंजता है। फैलन सॉन्ग डिस्पोंडेंट हीरोज, किस्मत के ट्रायल्स को रोकना मुश्किल है। बैंड स्वॉर्ड सिंक इन द सैंड, एशियन टाइम से उठा और गिरा। एक तरीके से अनडाइंग हेवनली रिवर का रंबलिंग, यानी कभी ना मरने वाली एक ऐसी रिवर, उसकी रंबलिंग। आलस स्पेक्ट्रल नाइट एक सोल को एंडलेस ड्रीम में ले जाता है। शांति कहाँ मिलेगी? स्प्रिंग और ऑटम के साथ बॉडी और माइंड चेंज होते हैं, सिर्फ हेवेंस विल बचा रहता है, वास्ट और बाउंडलेस। और इसी के साथ एक वेव ऑफ इंफॉर्मेशन फिर से फेंगयुआन के माइंड में आ गई। ड्रीम रेलम के अंदर फेंगयुआन एकदम से झटका खा के हिल गया। फेंगयुआन शॉक में कहता है, लास्ट लाइन, स्प्रिंग और ऑटम के साथ बॉडी और माइंड शिफ्ट होते हैं और सिर्फ हेवेंस विल बाउंडलेस बचा रहता है। अब समझ आया इसका असली मतलब क्या था। असल में वो मिस्टीरियस रैंक 7 इमॉर्टल इमॉर्टल गूड जो उसने बो क्विंग के इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से निकाला था, वो एक्चुअली था चेंज सोल इमॉर्टल गू। पहले मोयाओ ने इस चेंज सोल इमॉर्टल गू को एक क्रिटिकल मोमेंट पे एक्टिवेट किया था, क्योंकि उसे डर था कि उसका लवर बो क्विंग अपना ट्रिब्यूलेशन फेल ना कर दे। उस वक्त उन दोनों की सोल एक तरीके से स्वैप कर गई, यानी उसकी सोल इसमें आ गई, इसकी सोल उसमें चली गई। और मोयाओ ने बो क्विंग को सेव कर लिया, पूरे वर्ल्ड को सक्सेसफुली डिसीव किया। बो क्विंग खुद भी मोयाओ का यूज़ करना चाहता था ट्रिब्यूलेशन पास करने के लिए, लेकिन उसे डर था कि मैरिड ट्रिब्यूलेशन उसके माइंड पे इफेक्ट ना करे, इसलिए उसने इमॉर्टल गू मोयाओ को दे दिया, सिर्फ लैंड के लिए नहीं किया। और इस वजह से चेंज सोल इमॉर्टल गू मोयाओ के पास रिफाइन हुआ और उसने मोयाओ की विल अंदर भर ली और अंदर आ गई। और लेटर फेंगयुआन ने लाइट ऑफ विजडम और मोयाओ की फेक विल का यूज करके एक गू फॉर्मेशन बनाई। इसमें इमॉर्टल गू भी इंक्लूड थे, जिन्हें उसने धीरे-धीरे रिफाइन कर लिया था। और क्योंकि मोयाओ की विल के साथ रिलेशन था फेंगयुआन का, चेंज सोल इमॉर्टल गू सबसे पहले रिफाइन हुआ फेंगयुआन के हाथ में। बाकी जो स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू थे, वो बो क्विंग की विल से भरे हुए थे, इसलिए उसका प्रोग्रेस स्लो था। बैटल ऑफ यीतियान माउंटेन से पहले उन्हें रिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं था। अभी वो हू इमॉर्टल वेस्टलैंड में पड़े हुए थे।
और फाइनल लिंक के हिंट के हिसाब से अब अनरावल ड्रीम से एस्केप करना इम्पॉसिबल था। उसे चेंज सोल इमॉर्टल को यूज़ करना होगा और अपनी सोल यिंग वुईशी के साथ स्वैप करनी होगी। ऑफ कोर्स ये इतना सिंपल नहीं था। इन्फॉर्मेशन के अंदर एक पूरा इमॉर्टल किलर मूव भी दिया गया था। ये मूव चेंज सोल इमॉर्टल गो को कोर बना के बनाया गया था। उसके साथ एटीट्यूड गो और अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गो और साथ में बहुत सारे ड्रीम पाथ और सोल पाथ इमॉर्टल गो भी इंक्लूड थे। फेंग युआन थोड़ा-सा हेजिटेट किया, फिर डिसाइड किया कि उसे वो फॉलो करेगा। अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर उसे पता था कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी हाईली रिलायबल है और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि अब वो कभी भी मतलब ड्रीम रियलम से नहीं निकल सकता। ऐसा वो सोच रहा था या शायद ऐसा हो गया था। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। इस वक़्त फेंग युआन एकदम से हेल्पलेस था। उसका एनिमी था स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल। अपनी फाउंडेशन और एबिलिटी से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ही वो विक्ट्री को होप कर रहा था कि ऐसे फॉलो करेगा तो क्या पता जीत जाए। तो फेंग युआन ने एक्टिवेट कर दिया इमॉर्टल किलर मूव और वो सक्सेसफुल भी हो गया। चुपके से फेंग युआन और यिंग वुईशी की सोल स्वैप हो गई। फेंग युआन की सोल जो पहले लीड सोल इनटू ड्रीम के हिट से ड्रीम रियलम में बंद थी, अब चेंज होके सीक्रेटली एंटर कर गई यिंग वुईशी के प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक बॉडी के अंदर और यिंग वुईशी की सोल चली गई फेंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में, लेकिन ड्रीम रियलम में ही फँसी हो गई। सोल स्वैप होने के बाद फेंग युआन थोड़ा-सा स्टन्ड रह गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने ओल्ड सेल्फ को देखा, उसका दिमाग फ़ास्ट चला। उसने अपने हाथ कमर पे रखे और स्मूथली हँसते हुए बोला। फेंग युआन कहता है, "हा, हा, हा! अब देखते हैं कैसे बचते हो तुम मुझसे।" हाई लाओलान, ताई बाओशेंग दोनों शॉक्ड होके चिल्लाए फेंग युआन, लेकिन फेंग युआन अभी डीप स्लीप में था, उसे जगाया नहीं जा सकता था। उस मोमेंट पे इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग ने अपना हाथ उठाया, तैयार था हाई लाओलान और मतलब ताई बाओशेंग पे अटैक करने के लिए। फेंग युआन का हार्ट एक तरीके से इंस्टेंटली जंप कर गया। उसके अलायंस एग्रीमेंट था हाई लाओलान और ताई बाओशेंग के साथ, अगर उसने उन्हें इग्नोर किया तो बैकलैश फेस करेगा अलायंस एग्रीमेंट से, लेकिन अगर वो उन्हें सेव करता तो सस्पिशियस अट्रैक्ट होता, उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज़ हो जाती। लेकिन जल्दी ही फेंग युआन को समझ आया। फेंग युआन सोचते हुए कहता है, "मैं ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। मेरे सारे इमॉर्टल गो तो अभी भी मेरी ओरिजिनल बॉडी के अंदर ही हैं। मुझे बो किंग को रोकने का कोई तरीका ही नहीं पता, चाहे यिंग वुईशी के पास कितने भी इमॉर्टल गो हों।" तभी उसे समझ आता है कि लीड सोल इनटू ड्रीम एक इमॉर्टल किलर मूव है और मैं इसे इतनी जल्दी कैसे सीख गया। फेंग युआन सिर्फ देख ही पाया था, पर एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज तुरंत ही हुआ। जमीन के अंदर से एक ह्यूज सक्शन फोर्स आई। सारे इमॉर्टल्स ऑफ गार्ड पकड़े गए, सब नीचे खींच के चले गए। उसकी लेग्स एकदम इतनी गहरी मिट्टी में दब गए कि एकदम इतना स्ट्रांग फोर्स था कि वो अपने आप को हिला ही नहीं पा रहे थे। और तब पता चला कि अंदर से जो फोर्स उन्हें खींच रही थी वो और कुछ नहीं, ग्रैंड ट्रिबुलेशन अर्थ कोलैप्स था। बो किंग, यिंग वुईशी शॉक हो गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब ट्रिबुलेशन आएगा, मेरे ट्रिबुलेशन स्पेक्टर सोल को डील कर रहा था, उसी वक्त नीचे से ग्रैंड ट्रिबुलेशन भी चुपकर से आ जाएगा और एम्बुश कर देगा। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि हाई लाओलान, ताई बाओशेंग और फेंग युआन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ग्राउंड पे गिरते ही हाई लाओलान और ताई बाओशेंग वापस फ्री हो गए। वो इजीली मूव कर पा रहे थे और ऊपर से इस वक्त तक 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन ने ऑलरेडी मिस्टीरियस बॉल क्रिएट कर ली थी, जिसकी वजह से उसके आसपास का स्पेस रेस्ट्रिक्ट हो गया था और गायब हो गया था। हाई लाओलान और ताई बाओशेंग ने तुरंत ही फेंग युआन को उठाया और फुल स्पीड में भाग गए अपनी जान बचाकर। अच्छा, तो मतलब जो फेंग युआन की बॉडी है उसके अंदर यिंग वुईशी था जो कि फँसा हुआ था ड्रीम रेलम के अंदर और फेंग युआन आ गया था यिंग वुईशी की बॉडी के अंदर। यिंग वुईशी और इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग दोनों एक साथ फँसे हुए थे और फेंग युआन नाटक कर रहा था कि वो यिंग वुईशी है। और जब ताई बाओशेंग और हाई लाओलान मतलब फेंग युआन को लेके भाग गए, फेंग युआन की बॉडी को लेके भाग गए, तो सब यहाँ से निकल गए। तब ये सीन हुआ था। अबे भाई इतनी खतरनाक-खतरनाक चीज़ें हैं। तो 1 मिनट, अगर यही बात है तो इतनी मिस्ट्री है तो फिर इसके पीछे भी कोई मिस्ट्री होगी कि ये जो सक्शन फोर्स थी, ये जो फोर्स थी मतलब बो किंग को खींच लिया, यिंग वुईशी को खींच लिया, लेकिन ये हाई लाओलान, ताई बाओशेंग और फेंग युआन की जो बॉडी थी, इन तीनों को नहीं खींचा। ये तीनों लोग आराम से फ्री होकर भाग गए, ग्रैंड ट्रिबुलेशन से बचकर। ऐसा कैसे हो गया? इसके पीछे भी कोई बात होगी, आगे पता चलेगा ज़रूर। अब ये क्या हुआ, हाई लाओन ताई बाओशेंग तुरंत ही फेंग युआन को उठाया, फुल स्पीड में भाग गए। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग की आंखों में एक गहरा किलिंग इंटेंट चमक रहा था। वो बस देख सकता था एस्केप को जाते हुए कि वो भाग रहे हैं। थोड़ी देर में हाई लाओन ताई बाओशेंग फेंग युआन को इतनी दूर लेके चले गए कि बो किंग की नज़र से ही गायब हो गए। बो किंग ठंडी सांस भरते हुए कहता है, हाँ, फेंग युआन अभी के लिए बच गया है,
लेकिन हमेशा के लिए कैसे बचेगा? एक अदरवर्ल्डली डीमन होने के नाते तू हेवेंस विल के अगेंस्ट सबसे यूज़फुल टूल है। तुझे ऐसे कैसे छोड़ दें? और हाई लौलान और ताइबान शेंग भले ही वो अदरवर्ल्डली डीमंस नहीं हैं, पर उसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो भी फेट के एस्केपिस्ट बन चुके हैं, यानी वो भी फेट से बच चुके हैं। अगर हम मतलब अगर अभी हमने डील नहीं करा, हेवनली कोर्ट वैसे भी उन्हें ख़त्म ही कर देगा, यानी हमें पहले उसका यूज़ करना पड़ेगा, इससे पहले हेवनली कोर्ट फेंग युआन को ख़त्म कर दे। फेंग युआन ने ये सुना और तुरंत ही सोचा, लगता है शैडो सेट के लिए अदरवर्ल्डली डीमन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, इसलिए यिंग वुशी मुझे किल करना नहीं चाह रहा, सिर्फ कैप्चर करना चाह रहा है। लेकिन एक स्ट्रेंज बात ये है कि अर्थ कोलैप्स ट्रिब्यूलेशन ने हाई लाओलान और फेंग युआन की बॉडी और ताई बाइशेंग को अफेक्ट क्यों नहीं करा? हेवेंस विल छोड़ो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं इन ड्रीम पाथ गूवर्म को प्रॉपर्ली समझ लूँ। अगर बाद में मुझे अटैक करना पड़ा और लीड सोल इनटू ड्रीम यूज़ नहीं कर पाया, तो मैं एक्सपोज़ हो जाऊँगा। फेंगयुआन ने एक छोटी-सी झलक ली और शॉक हो गया। उसके पास सिर्फ ड्रीम पाथ इमॉर्टल गो ही नहीं, बल्कि चेंज सोल इमॉर्टल गो, एटीट्यूड गो, अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गो और काफ़ी सारे इमॉर्टल गो भी थे। ये सब उसकी साथ मतलब उसके मतलब ये सब ना उसके साथ उसकी सोल के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो गए थे। यानी सोचो, ये जितने भी काम वाले गू हैं, सारे के सारे उसकी सोल के साथ यहाँ आ गए। ये सारे के सारे ना सोल से कनेक्टेड होंगे, इसलिए शायद ऐसे आए थे। और ये मिस्टीरियस इमॉर्टल किलर मूव एक और हिडन यूज़ था। इसने फेंगयुआन को अलाउ किया कि यिंग वुशी गू वॉर्म का यूज़ कर पाए। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, लगता है एटीट्यूड गू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये मुझे मतलब भेस बदलने में और यिंग वुशी की विल को डिसीव करने का चांस देता है, जो इन ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू और मॉर्टल गू के अंदर एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मैं मोयाओ की फेक विल का यूज़ करके बो किंग के इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से इमॉर्टल गू को मतलब निकाल रहा था। ये सोचकर फेंगयुआन ने एक बार फिर से इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग की तरफ ग्लेंस दिया, यानी देखा। और अगर उसे पता चल जाता कि यिंग वुशी अब कोई और नहीं है, यानी ये बंदा उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जिसकी वजह से बो किंग का स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू निकाल लिए गए, तो इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग बिना एक शब्द बोले फेंगयुआन यानी बो किंग कह रहा हूँ, यानी फेंगयुआन मतलब यी वुंगशी का अपना सर काट देता। उसे पता थोड़ी ना है कि यिंग वुशी के अंदर अपना फेंगयुआन है ना? लेकिन अगर उसे पता चल जाए तो अभी के अभी सर काट दे फेंगयुआन का। सिचुएशन अभी डे एक तरीके से डेडली डेंजरस थी। चाहे उसने सोल स्वैप करके ड्रीम रियल्म से एस्केप किया हो, लेकिन इस वक़्त पहले से ज़्यादा थोड़ा बहुत खतरनाक चीज़ें हो गई थी। अगर एक्सपोज़ हो गया तो बस गेम ओवर होगा। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो एक वैली के ऊपर एक टाइट रोप पे वॉक कर रहा हो। वो देखा नहीं वो गेम जैसे पहले आते थे बचपन में, देखा होगा तुमने कि अपनी गलियों में आते थे, एक पता नहीं एक मतलब आंटी लड़के हुआ करते थे, वो अपने हाथ में डंडा लेते थे और एक रोप पे चल के दिखाते हैं। तो ऐसा मान लो वही रोप ना एक वैली के ऊपर लगी हुई है, नीचे खाई है, गिरे तो खत्म तुम। ऐसी सिचुएशन थी। फेंगयुआन ने अपना जो कंसंट्रेशन है गैदर करा और तुरंत ही अपने लिम्स को मूव करने लगा, स्ट्रगल करने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि उसका बॉडी और ज़्यादा नीचे एकदम धँसने लगा। फेंगयुआन चिल्लाते हुए और गुस्से में एक्ट करते हुए कहता है, नहीं! अंदर से वो सीक्रेटली हैप्पी था। ये ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन परफेक्ट टाइम पे आई थी। मैं यहाँ फँस गया हूँ, निकल नहीं सकता। मैं इवन थॉट जनरेट भी नहीं कर सकता, तो अटैक कहाँ से कर पाऊँगा? अगर मैं अटैक नहीं कर पाया तो एक्सपोज़ ही नहीं होऊँगा, मतलब मुझे गोल्डन चांस मिल गया है। मैं शांति वाले तरीके से अभी के अभी समझ सकता हूँ ये जो गू वर्म है इसके अंदर। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग उसके पास आया और कहा, मतलब स्ट्रगलिंग मत करो यार और सोचो भी मत, ये और ख़राब करेगा सिचुएशन को। अभी हम इससे डील नहीं कर सकते। पेंगुइन ने ऑब्ज़र्व किया और नोटिस किया कि बो किंग को कुछ भी शक नहीं हुआ। तब उसे थोड़ा-सा रिलीफ़ की साँस मिली कि एटलीस्ट चलो सेफ़ हूँ। वो एक साँस लेकर स्पेक्ट्रल सोल की तरफ देखता है। बस अब तो हम अपनी बॉडी में ही होप कर सकता हूँ कि वो बचा ले। कह रहा है कि बस अब तो हम अपनी मेन बॉडी से ही मतलब होप कर सकते हैं कि वो हमें बचा ले। यानी ये जो कहा रहा है ना स्पेक्ट्रल सोल की तरफ देखते हुए कह रहा है। एक्टिंग कर रहा है ये। फेंगिमान ने अपनी मेन बॉडी को नहीं कहा जो उसकी सोई हुई बॉडी है, उसको नहीं कह रहा है, ये स्पेक्ट्रल सोल को कह रहा है। क्योंकि ये एक्टिंग कर रहा है ना, ये जो यिंग वुशी है कहाँ से बना है? स्पेक्ट्रल सोल की सोल से बना है। ये बो किंग कहाँ से बना है? स्पेक्ट्रल सोल की सोल से बना है। इसलिए ऐसा एक्ट करते हुए कह रहा था। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल भी डीपली ट्रैप था। पहले मैरिड ट्रिब्यूलेशन फिर वाइंड लाइटिंग पॉइज़न के बाद अब दूसरा मैरिड ट्रिब्यूलेशन लिसन कर रहा था जिसका नाम था ग्रे मेमोरी। और ग्रे फॉग बहुत धीरे-धीरे नीचे उतर रही थी, इतनी स्लो कि कोई भी ट्रिब्यूलेशन फेस कर रहा हो तो ईज़िली रिटेलिएट कर सके, यानी आराम से भाग सके। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने मूव तक नहीं करा क्योंकि वो बस शांत खड़ा था, उसे पता था ये आएगी और वो आराम से झेल रहा था माउंटेन की तरह। फेंगियन चिल्लाते हुए एकदम भाई एंग्ज़ायटी में एक्ट करते हुए कहता है, "क्या हमारा मेन बॉडी हिट हो गया ऑलरेडी? ये परफेक्ट चांस है।"
तुम्हें मतलब रिटेलिएट करने का, भागने का, आवाज़ उठाने का, हटने का यहाँ से। पर उसके दिमाग में कुछ और थॉट चल रहे थे। स्पेक्ट्रल सोल रेस्ट्रिक्टेड था, इस बात से वो सीक्रेटली खुशी था यानी खुश था। पर दूसरी तरफ उसको अनईज़ी भी लग रहा था क्योंकि अब तक वो खुद भी मैरिड ट्रिब्यूलेशन ग्रे मेमोरी के रेंज में आ चुका था और ये ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन तो ऑलरेडी अनस्टॉपेबल था। अगर मैरिड ट्रिब्यूलेशन डिसेंड हुआ तो वो कैसे मतलब सर्वाइव कर पाएगा, ये सोच रहा था। तभी पता चलता है कि द मैरिड ट्रिब्यूलेशन आ रही है। फेंग युआन ने अपने दाँतों को ज़ोर से दबा लिया। उसकी नज़र उस ग्रे फॉग वाले बादल पे थी जो धीरे-धीरे उतर रहा था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग की आँखें थोड़ी-सी छोटी हो गईं। उसके मसल्स पूरी तरह से टाइट थे। वो ग्रे क्लाउड नीचे आया, लेकिन उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। फेंग युआन हैरान होके कहता है, "ये क्या हो रहा है? ये एक हार्मलेस मैरिड ट्रिब्यूलेशन है क्या?" नर्वस होते हुए उसने अपना पूरा बॉडी चेक करा और एकदम भाई देख रहा था, शक कर रहा था कि कोई गलती तो नहीं हो गई, कुछ दिक्कत तो नहीं आई। बुकिंग ने कोई जवाब नहीं करा और जवाब नहीं मिला। हेवनली कोर्ट के अंदर किसी ने तुरंत ही चिल्ला के बोला कि ये है ग्रे मेमोरी, लेकिन फेंग युआन और मोयाओ की रेमंड सोल को इसका पता नहीं था। थोड़ी देर बाद फेंग युआन और मोयाओ की रेमंड सोल को खुद ही थोड़ा सा समझ लिया कि ये क्या है, क्योंकि जैसे ही स्पेक्ट्रल सोल का ग्रे फॉग ने कवर किया, उसकी पुरानी मेमोरीज एक एक करके इमेज के फॉर्म में सामने आने लगी। बचपन के दिन, उसकी जवानी के दिन, फिर उसके अडल्टहुड के दिन और एक एक एक्सपीरियंस उसके सामने आ रहे थे। और हर एक्सपीरियंस उसके अपने थे, टॉर्चर वाले जितने भी थे, इंट्रोगेशन वाले सब थे उसके एक्सपीरियंस। हर एक चॉइस उसके फ्यूचर को, फेट को डिसाइड कर रही थी, वो हर एक फ्रेम में दिख रही थी। इसी वक़्त ताई बानशेंग फेंग युआन को उठा के फुल स्पीड में भाग रहा था। हाई लाओला ने गहरी मतलब आखिरी बार साँस ली और एकदम पीछे मुड़ के देखा और निकल गई। फेंग युआन की बॉडी के अंदर यिंग वुइशी ड्रीम रेलम में फँसा हुआ था। सामने स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल खड़ी थी। यिंग वुइशी दाँतों के एकदम दबा के पागलपन में चीख रहा था और झटपटा रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये एक ड्रीम रेलम था। यहाँ डिस्टेंस वैसे ही काम नहीं करता, यानी कितना ही भाग लो, कितना ही झटपटा लो, कुछ नहीं होगा। जितना भी वो आगे बढ़ता है, स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल उसकी डिस्टेंस उतनी ही रहती, यानी वो पास नहीं जा पा रहा था स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल के। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल सिर्फ जीथर बजा रही थी, बिना गाए। म्यूजिक इतना खूबसूरत था जैसे किसी माउंटेन स्प्रिंग का क्लियर साउंड हो। रिंग वुशी क्रेजी बिहेवियर के अपोजिट ये सीन एकदम इंटेंस लग रहा था। रिंग वुशी चीखता हुआ कहता है, "जल्दी मुझे बाहर निकालो, जल्दी मुझे बाहर निकालो, हेवेंस विल, तेरी तेरी माँ की हेवेंस विल, मुझे बाहर निकाल।" अच्छा यही है क्या? यही लिखा है सही में, इसमें यही लिखा है। उसने उँगली से स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल की तरफ पॉइंट करा और चिल्ला-चिल्ला के यही कह रहा था। लेकिन स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल बिल्कुल भी मूव नहीं की, ना खुशी ना गुस्सा, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। यिंग वुइशी आँखों को एकदम झपकाया जा रहा था, फिर खुद फ़ोर्स करके काम टोन में थोड़ा-सा मटरिंग करने लगा, अपने आप में ही बोलने लगा। वो कहता है अपने आप को ही, "घबराना नहीं है, मुझे शांत रहना है। मैं सोल इंटू ड्रीम का सारा सिस्टम जानता हूँ। ये ड्रीम रेलम एक्सटर्नल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं हुआ, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे हमेशा अंदर नहीं रख सकता और फेंग युआन की साइड वाले गु इमॉर्टल मुझे ज़रूर सेव करेंगे। जैसे ही मैं जाग गया, मैं तुरंत ही वापस जाके फेंग युआन की असली आइडेंटिटी को एक्सपोज़ कर दूँगा। बस, अब ये होप करता हूँ कि मैं कब जागूँ और जैसे ही जागूँगा यितियान माउंटेन का पास पहुँच जाऊँगा। लेकिन यिंग गुइशी ये विश पूरी होने ही वाली नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं वो पहले ही यहाँ से दूर जा चुका है। क्योंकि ताई बाइशेंग और हाई लाओलान भाई उसको उठा के सीधा भागे जा रहे थे, साउथर्न बॉर्डर के बाहर ही भागे जा रहे थे। दोनों एकदम भाई वहाँ पे फाइट-वाइट चली थी, उनके पीछे भी बंदे पड़े हुए थे अपने ताई बाई और हाई लाओलान के, इसलिए वो भी भागे जा रहे थे और स्पीड में। ना हाई लाओलान ना ताई बाइशेंग दोनों को टाइम ही नहीं था कि यिंग गुइशी को जगाने का, बल्कि वो तो ज़्यादा ही यितियान माउंटेन से दूर भागने में लगे थे। यिंग वुइशी और बो क्विंग दोनों ज़मीन पर एक तरीके से एकदम पैरालाइज़ पड़े हुए थे, एकदम भाई कोलैप्स हुए पड़े हुए थे। ग्रे फॉग की वेव्स जो थी, ये जो ग्रे फॉग है इसकी वेव है, इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो क्विंग की बॉडी को कॉइल कर रखा था, यानी एकदम साँप की तरह एकदम पकड़ रखा था। ब्राइट लाइट के साथ एक अनचेंजिंग सीन्स दिखने लगे थे। ये सीन मोयाओ की मेमोरीज़ थे। वेरिएंट ह्यूमन होने की वजह से उसने ज़िंदगी भर जो अलग होने का पेन झेला था, वो उसको दिख रहा था। बोकिंग थोड़ा-सा हँसी दबा के बोलता है, "हाँ, मोयाओ की रेमंड सोल ने इस मतलब ट्रॉमा के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनैलिटी दिखाई थी।" बोकिंग के पास से खड़े यिंग वुइशी को देखकर कुछ पूछा उसने, बोला, "स्ट्रेंज, तू इस ग्रे फॉग से बिल्कुल अनअफेक्टेड है, कैसे?" बोकिंग ये सब पूछ रहा था। फेंग युआन अपने माइंड में सोच रहा था। वो कहता है, "मैं भी ये आंसर जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ से मैं कैसे बच रहा हूँ?" नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से ग्रे फॉग मेमोरी स्पेक्ट्रल सोल और मोयाओ के रेमंड सोल पे अफेक्ट करना था। फेंग युआन अनअफेक्टेड क्यों था? इसका कोई रीज़न अभी नहीं पता चल रहा, पर फॉर सम रीज़न उसके साथ तो
कुछ नहीं हुआ, यानी वो एकदम फ्री था। क्लियरली ये मैरिड ट्रिब्यूलेशन ग्रे फॉग ने फेंग युआन को छोड़ दिया, उसका कोई भी एक्सपोज़र नहीं हुआ। वैसे अगर एक्सपोज़र होता तो अभी एक्सपोज़ हो जाता फेंग युआन। फेंग युआन के दिमाग में एक थॉट आया, क्या ये हेवेंस विल का मैनिपुलेशन है? पहले भी हेवेंस विल ने हाई लाओलान और ताई बाओशेंग को मतलब ट्रिब्यूलेशन से बचा लिया था। क्या वो चाहते हैं कि ये दोनों मेरी बॉडी को लेकर यहाँ से दूर निकल जाएँ? उसके माइंड में हज़ार गैसेस चल रहे थे और साथ ही एक ठंडी-सी फीलिंग उसके मतलब स्पाइन में आ रही थी। उसने फ़ील किया कि जैसे बाल खड़े हो गए हों, जैसे गूज़बम्प आ गए हों, क्योंकि इन गैसेस के पीछे बहुत ही टेरिफाइंग एक तरीके से इम्प्लीफिकेशन थी। लेकिन अभी बोकिंग की सस्पिशियस का सामना करते हुए फेंग युआन सिर्फ प्रिटेंड करना पड़ा, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। फेंग युआन ने बोला, "मुझे नहीं पता।" उसने फिंगर पॉइंट करते हुए ऐड करा, "लेकिन तुम्हारा वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है।" वो किंग ने एक तरफ उसकी तरफ देखा, फिर बोला, "लगता है क्योंकि तू अभी-अभी तो बॉर्न हुआ है ना, तो 18 घंटे की तेरी ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी है तेरी अभी की, तो एक्सपीरियंस कहाँ से कलेक्ट होगा?" मोयाओ की रेमंड सुन ले वो किंग के अंदर ही, उसने फेंग युआन पे डाउट नहीं करा, उसकी अटेंशन पूरी तरह से स्पेक्टर सोल पे ही थी। स्पेक्ट्रल सोल के माइंड मतलब जो मेन बॉडी थी, उसके अंदर बस यही चल रहा था कि मोयाओ की रेमंड सोल काफ़ी वरीड है। तभी ग्रे फॉग ने एक और सीन दिखाया। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल ने बीस्ट मैन गू इमॉर्टल का फूड पाथ का जो ट्रू इनहेरिटेंस था, उसे मार के ही ले लिया। स्पेक्ट्रल सोल का असली नेचर देख के फेंग युआन शॉक हो गया। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स में कम्युनिकेशन आ गया, केओस फैल गया, लेकिन पैंथम फॉर्म में होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाए। और तभी आसमान में एक और मैरिड ट्रिब्यूलेशन आई, जिसका नाम था ग्रैंड क्लियर स्पेस। काउंटलेस ग्रीन बर्ड्स स्पेक्ट्रल सोल पे स्लैशेस किए। पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि फेंग युआन और मोयाओ दोनों के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके बाद फेंग युआन ने ग्रे फॉग में ही और सीन दिखे, सैक्रेड फेदर सिटी देखी, थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस देखा, 88 रंग बिल्डिंग देखी और रिवर ऑफ टाइम का रेड लोटस वाला भी देखा। फेंग युआन शॉक होकर कहता है, ओह! तो स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल अपनी लाइफ टाइम में सैक्रेड फेदर सिटी की लोकेशन जानता था। थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का असली नाम बेन जी शुन था, लेकिन इवन दो वो भी मेरे जैसा अदरवर्ल्डली डीमन था, वो अर्थ से नहीं था। हैं? 1 मिनट, वो अदरवर्ल्डली डीमन था लेकिन वो अर्थ से नहीं था, ये क्या? लाइस पेंगू लगता है हेवेंस विल ही इमॉर्टल वनरेबल और डीमन वनरेबल के लिए सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शंस हैं। और आखिरी रेड लोटस घोस्ट फेस, जब मेरा लास्ट रीबर्थ फेल हुआ था, तो असल में स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल ने ही मेरी मदद की थी। अब मुझे समझ आया, मेरी पिछली लाइफ में ग्रेट स्टैंड ट्रू मार्शल इमॉर्टल ज़ॉम्बी को मार दिया गया था और 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तभी स्पेक्ट्रल सोल ने मुझे मतलब यूज़ करके दोबारा से ये सब शुरू करा था, यानी स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल फेंग युआन को यूज़ करा था। फिर वो कहते हैं, नहीं 1 मिनट रुको, वेट, रेंज़ू असली में रेंज़ू का ट्रू इनहेरिटेंस है क्या? 1 मिनट, लेजेंड्स ऑफ रेंज़ू में रेंज़ू का ही ट्रू इनहेरिटेंस है क्या? ये वही उसकी ट्रू इनहेरिटेंस है। फिर फेंग युआन ने देखा कैसे स्पेक्ट्रल सोल ने सोल डिवॉर्विंग ट्राई किया, लेकिन गोल्डन सोल के अगेंस्ट फेल हो गया। उसने देखा कि कैसे 10 में से 7 स्प्लिट सोल वापस लिविंग वर्ल्ड में आ गई और साथ ही ग्रे मेमोरी के वो सीन्स जिसमें मोयाओ की रेमंड सोल इन्वॉल्व थी, उसे फेंग युआन को विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू का असल ओरिजिन और बो किंग और मोयाओ का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप समझ आया कि कैसे लव गू का इन्वॉल्वमेंट था इस चीज में। फेंग युआन हैरान होकर कहता है, वो गोल्डन रेडियंस वाली स्लीपिंग सोल, क्या वो वेदांत ग्रेट सन है जो रेंजू की राइट आई से बॉर्न हुआ था लेजेंड में? बो किंग असल में अजूरे है और वो पर्पल असल में ताइबा इंशेंग का मास्टर पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क है, जिसका रैंडम नेम फेंग युआन ने ही रखा था। देखा, मैंने बोला ना पर्पल वही था। तो सच में मोयाओ और बो किंग का ट्रुथ ये था। अब आगे पता चलता है हेवेंस विल तो अभी मतलब वो सभी सुपर्ब इमॉर्टल मटेरियल एक्चुअली हेवेंस विल से ही फिल्ड थे। शैडो सेक्ट उन्हें छोड़ने पे मजबूर था और मेरे लिए वो सब बिल्कुल एक तरीके से हार्मलेस लगे। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा अगर मैं ये इमॉर्टल मटेरियल कैरी करूंगा, तो क्या मैं हेवेंस विल की अटेंशन अट्रैक्ट करूंगा? यानी वो कहना चाह रहा है कि पहले तो मैंने उन सब कुछ छुआ तो मट्टी बन गए, कुछ मेरे को हुआ ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा ना होता, मैं मतलब अदरवर्ल्डली डेमन ये सब ना होता फेंग युआन का, तो उसके साथ क्या होता? कुछ गलत होता ना फेंग युआन के साथ, इसलिए वो सोच रहा था। आगे वो कहता है, अब समझ आया, शैडो सेट का विजडम पाथ गुड इमॉर्टल और डाली असल में वही रैंक 8 ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल इमॉर्टल ज़ॉम्बी था जो सप्रेस हुआ था। सब कुछ अब सेंस बना रहा है। इस टाइम पे मैरिड ट्रिब्यूलेशन और ग्रैंड क्लियर स्पेस डिसिपेट हो चुके थे, गायब हो चुके थे। उसके बाद मैरिड ट्रिब्यूलेशन डार्क ऑयल पॉइजन डिसेंड हुआ और डायरेक्टली अटैक करते हुए स्पेक्ट्रल सोल पर आया।
और जो नेक्स्ट सीन हुआ उसने फेंग युआन को और भी ज़्यादा शॉक कर दिया। अब फाइनली उसको समझ आया कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसके पास होने का सीक्रेट तो सैडोसेक्ट को पहले से ही पता था। यानी सैडोसेक्ट पहले ही से जानता था कि फेंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है और वो फेंग युआन का यूज़ करा था, क्योंकि फेंग युआन ने एक बार स्प्रिंग ऑटम सिकाडा यूज़ करा था और इस वजह से सैडोसेक्ट को पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है, उनका प्लान फेल होगा या पास, और इस तरीके से उन्होंने देख लिया था, जो हम जानते भी ओल्ड मान याशी ने देखा था अपनी 100 साल की ज़िंदगी को बर्बाद करके। और इसी वजह से 88 रॉन्ग बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद भी वो एक्सपोज़ नहीं हुआ इतने टाइम तक, क्योंकि ओल्ड मान याशी ने उसे कंसील कर दिया था। उसके कॉन्ट्रास्ट में सैडोसेट का क्वीन बाईशेंग और बाकी लोग उसकी हेल्प करते रहे, इवन बैटल करते हुए फेंग जीजे के साथ। सैडोसेट की स्ट्रेंथ इंसेन थी, उन्होंने ट्रिब्यूलेशन तक को रिड्यूस कर लिया था। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, रिबर्थ का सीक्रेट स्प्रिंग ऑटम सिकाडा मेरा है, इस बैटल के बाद तो पूरा वर्ल्ड जान जाएगा इस चीज़ को। सैडोसेट, स्पेक्ट्रल सोल, ये लोग क्लियरली मेरे अदरवर्ल्डली डीमन स्टेटस का यूज़ करना चाहते हैं। एक अजीब ट्विस्ट में सैडोसेट का नॉर्थर्न प्लेन्स ब्रांच ऑलमोस्ट पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो ये डायरेक्टली हेवेंस विल का पावर दिखाता है। दूसरा, सैडोसेट ने हर ट्रिब्यूलेशन को रिड्यूस कर लिया। ये कौन सा मेथड है उनके पास? ये तो लिटरली अल्टीमेट वेपन है ट्रिब्यूलेशन के अगेंस्ट। और लास्ट बात फेंग युआन और भी कहता है, स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल शायद सबसे पावरफुल वल्नरेबल है अपनी लाइफ में। वो बाकी वल्नरेबल्स को इक्वल हो सकता था, लेकिन फूड पाथ की ट्रू इनहेरिटेंस यूज करके उसने सोल डिवॉर्मिंग मेथड क्रिएट करा। वो दूसरे लोगों की कल्टीवेशन मेमोरीज और एक्सपीरियंस चुरा सकता था। मतलब डायरेक्ट अटेनमेंट लेवल राइज नहीं कर पाता जैसे ड्रीम रियल्म्स में होता है, बट इतने सालों की एक्यूमुलेशन और डेवलपमेंट के बाद उसका अटेनमेंट हर पाथ में, फॉर्मेशन पाथ हो, विजडम पाथ हो, या डेफिनेटली हर पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल का हो गया। इसलिए ये शौक नहीं, मतलब ये शॉकिंग वाली बात नहीं है कि ट्रिब्यूलेशन को रिड्यूस कर पाया, इसलिए वो कर पाया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, तो फिर वो अब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या वो ये सब जानबूझ के कर रहा है? उसे तो पता होगा ना कि मैं इसके अंदर हूँ, तो वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? फिर डार्क ऑयल पॉइज़न, ग्रे मेमोरी फेड हो गए, लेकिन उसके तुरंत बाद वाइन ड्रैगन ट्रिब्यूलेशन डिसेंड हो गया। हेवन ओवरसिंग टावर ने अपनी फाइनल स्ट्रगल स्टार्ट करी और डायरेक्ट एंड एक्सट्रीम फॉर्मेशन पर अटैक कर दिया, मैरिड ट्रिब्यूलेशन मैनिपुलेट करके। स्पेक्ट्रल सोल की फाइट के डिफेंड करने के वक़्त फेंग युआन लिटरली स्पीचलेस हो गया। उसको हमेशा अपने बैटल टैक्टिक्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड था, जो उसने टाइम के साथ रिफाइन किए थे, पर स्पेक्ट्रल सोल के सामने वो तो कुछ भी नहीं थे। फाइनली हेवन ओवरसिंग टावर ब्रेक हो गया, हेवनली कोर्ट फेल हो गया, इवन हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड भी सैक्रिफाइस होके मर गया। दोनों साइड बहुत ज़्यादा हेवीली इंजर्ड हो गई, डैमेज हो गई। अब स्पेक्ट्रल सोल का बॉडी सिर्फ मीटर्स जितना ही टॉल रह गया था, कंडेंस भी नहीं था, और अभी एकदम वीक हो गया था। उस टाइम पे मोयाओ का रेमंड सोल इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी को कंट्रोल करते हुए स्काई में उड़ा, स्पेक्ट्रल सोल के क्वेश्चन करा, लेकिन इंस्टेंटली वाइप आउट भी हो गया, यानी मार दिया गया। स्पेक्ट्रल सोल हँसते हुए कहता है कोल्डली, तुम मेरी लाइफ ऑब्स्टिकल हो, यानी मेरी लाइफ के एक ऑब्स्टिकल हो, सामने आ गए हो। कितनी, मतलब कितना बैड लक है। अगर यानशी ने मुझे पहले वार्न नहीं किया होता, तो तुम शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। लेकिन अब हाँ, हा, क्या भूल गए कि तुम्हारे सारे स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गो मेरी ही विल है उसके अंदर, और तुम ये भूल गए कि इनको इतने सालों तक कौन फीड कर रहा था? मैं। ये वर्ड सुन के फेंग युआन का दिल जोर से धड़क उठा। इस वक्त उसने लीड सोल इनटू ड्रीम इमॉर्टल किलर मूव बहुत सारे डिटेल्स समझ लिए थे। रीजन सिंपल था, यिंग वुईशी के पास मोस्टली वही गूवॉर्म थे जो लीड सोल इनटू ड्रीम के लिए बनाए गए थे, और इवन दो सैडोसेक्ट ने ये किलर मूव्स स्पेशली उसके लिए डिजाइन किया था, कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से इनके मल्टीपल वर्जन थे, लेकिन यिंग वुईशी ने क्लियरली इनको क्लासिफाई करके रख दिया था अलग अलग। हर पाइल में स्पेसिफिक गूवॉर्म अलग अलग थे। इस वजह से फेंग युआन इसको इजीली एफिशिएंटली यूज कर पा रहा था, और साथ ही साथ वो इनके बारे में और ज्यादा सीख भी रहा था। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, स्पेक्ट्रल सोल की मेन बॉडी का सामना करते हुए मेरे पास सिर्फ एक ही चांस होगा। अगर मैं फेल हो गया तो इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी, और मैं तो फिर गया। फिर स्पेक्ट्रल सोल ने डायरेक्टली मोयाओ का रेमंड सोल को स्वैलो कर लिया। फिर स्पेक्ट्रल सोल बाकी बोलता है, वुईशी मेरी डिफेंस करो, मुझे सिर्फ 10 सांसों का टाइम चाहिए बस सक्सेस के लिए। फेंग युआन कहता है यस, उसने काम टोन में यस बोला और स्पेक्ट्रल सोल के साइड में खड़ा हो गया, और अराउंड उसके अराउंड ही देखते हुए क्लियरली एक तरीके से अलर्ट अपने आप को दिखा रहा था कि मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ बस। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल ऊपर से देख रहे थे, वो कहते हैं हाँ, अब हमारे पास कोई चांस नहीं बचा। वो अब रिट्रीट करके भाग गए। स्पेक्ट्रल सोल एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है, 1000 साल की प्लानिंग, काउंटलेस स्कीम्स और स्ट्रगल के बाद फाइनली मैंने इस रैंक 9 सवेनियर इमॉर्टल फेटिश गू को रिफाइन कर लिया है। इस इमॉर्टल गू की हेल्प से मैं हिस्ट्री के सारे वनरेबल को सरपास कर दूंगा।
मैं एक अदरवर्ल्डली डीमन का बॉडी पा सकता हूँ और एक ऐसा रियलम रीच करूँगा जहाँ कोई भी नहीं गया। सारे इमॉर्टल वल्नरेबल और डीमन वल्नरेबल मेरे सामने कोई भी नहीं होंगे। अगर रेंज़ू खुद भी ज़िंदा हो जाए ना, तब भी वो मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा, मेरे सामने छोटा ही लगेगा। हा, 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 वो हँस रहा था। पेंगुइन का हार्ट एक तरीके से स्किप कर गया। वो कहता है, क्या? सवेरियन इमॉर्टल फेटिश गू? ये गू एग्ज़ैक्टली करता क्या है? ये स्पेक्टर सोल को एक ऐसा रियलम क्यों दे रहा है जो किसी ने आज तक अचीव ही नहीं किया? क्या ये रियलम इमॉर्टैलिटी है? क्या इमॉर्टैलिटी सच में है? स्पेक्ट्रल सोल अब और भी ज़्यादा अलर्ट हो गया था। उसने अपनी आइज़ को छोटा करा और केयरफुली इन्वेस्टिगेट करा। ये देख के फेंगुआन का दिल 1 सेकंड के लिए थोड़ा-सा रुक सा गया। लेकिन एंड में स्पेक्ट्रल सोल ने बस थोड़ा-सा स्पेक्ट्रल क्यूआई स्पिल्ड किया और सारे इन्वेस्टिगेट गूवर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, एज़ एक्सपेक्टेड। सॉन्ग की फाइनल लाइन का रियल मतलब यही था। घोस्टली कंसीलमेंट का असली यूज़ यही है। घोस्ट और सोल के जो डिटेक्शन है उसको प्रिवेंट करना। यानी पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी घोस्ट नहीं है जो फेंगयुआन को डिटेक्ट कर पाए। कोई भी सोल, कोई भी घोस्ट फेंगयुआन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फेंगयुआन के पास था थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का इनहेरिटेंस, घोस्टली कंसीलमेंट। इसी वजह से तब थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने लुओपो वैली और डांगहुन माउंटेन और ये ऑब्सेशन डेथ डोमेन में फ्रीली ट्रैवल कर पाया था, क्योंकि कोई भी सोल, कोई भी कुछ भी नहीं उसका कुछ बिगाड़ पाता था। घोस्ट सोल कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाते थे। और ये जो अपना थीविंग हेवन डीमन वनरेबल था, वो आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर पाता था, बिना किसी सोल के ट्रैप में फँसे हुए। इसका मतलब था स्पेक्ट्रल सोल को उस पार अभी भी कोई डाउट नहीं था, यानी मतलब अभी भी इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है फेंगयुआन के ऊपर। लगता है कि यिंग वुईशी का सोल अभी भी एक्चुअली स्पेक्ट्रल सोल का ही स्प्लिट सोल है, उसे ऐसा लग रहा था। और सिर्फ़ अपने खुद के स्प्लिट पर ही ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था जैसे वो उसका ही है। लेकिन हम जानते हैं वो उसका नहीं है, उसके अंदर फेंगयुआन था। नेक्स्ट सेकंड फेंगयुआन ने देखा कि स्पेक्ट्रल सोल स्लोली सवेनियर इमॉर्टल फेटिश गू की तरफ फ्लोट कर रहा है। ये क्रूशियल मोमेंट था। फेंगयुआन बिल्कुल शांत रहा, नर्वसनेस उसका गायब हो गया। सॉन्ग के हिसाब से उसको सवेनियर इमॉर्टल फेटिश को डिस्ट्रॉय करना ही था। इमॉर्टल गो फ्रेजाइल होते हैं, सिंपल स्क्वीज करके भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चाहे स्पेक्ट्रल सोल वीक ही क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट मूव करना एक अननोन रिस्क था। फिर भी फेंगयुआन ने थोड़ा सा डिटरमाइंड हुआ। उसने डायरेक्टली टारगेट किया स्पेक्ट्रल सोल को और सवेनियर इमॉर्टल फेटिश गो को स्नैच करने का ट्राई करा। फेंगयुआन स्ट्राइक करते हुए कहता है, लीड सोल इनटू ड्रीम। और ये मूव उसने फुली एक तरीके से कंप्रीहेंड नहीं किया था। ये एक इनकम्प्लीट इमॉर्टल किलर मूव था। ओरिजिनली रैंक 8 वर्जन में क्लियरली इंफीरियर था, बट इस वक्त स्पेक्ट्रल सोल अपनी लिमिट तक, मतलब अपनी पूरी लिमिट पे नहीं था। वो एकदम ऐसा मान लो कि बहुत वीक स्टेट में, बहुत ज़्यादा वीक स्टेट में। हम जानते हैं उसकी कैसी हालत हो गई है। और फेंगयुआन इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल भी हो गया। उसके बाद उसने डायरेक्टली यिंग वुईशी का बॉडी छोड़ दिया और वही सेम मूव किया स्पेक्ट्रल सोल जो कर रहा था। उसका सोल भी फ्लोट करके सवेनियर इमॉर्टल फेटिश गो की तरफ गया। इस मोमेंट पे फाइनली फेंगयुआन ने स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल के इंस्ट्रक्शंस से अपने आप को फ्री कर लिया और डायरेक्टली स्टील कर लिया वो फ्रूट जो स्पेक्ट्रल सोल ने काउंटलेस ईयर में इतना, मतलब जो सोचा नहीं जा सकता, जो इमेजिन नहीं किया जा सकता, वो प्राइस पे करके इस चीज़ को जो बनाया था, वो फाइनली फेंगयुआन का हो चुका था। फेंगयुआन की सोल प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक बॉडी से निकल गई और सीधा उस मिस्टीरियस रैंक 9 इमॉर्टल गो की तरफ उड़ गई। जैसे ही दोनों कनेक्ट हुए, फेंगयुआन को एक जबरदस्त सेक्शन फोर्स महसूस हुई। ये इमॉर्टल गो, जिसका नाम स्पेक्ट्रल सोल ने रखा था सवेनियर इमॉर्टल फेटिस गो, जैसे ही ऑलरेडी एक सोल का इंतजार कर रहा हो ऐसे था। और जैसे ही फेंगयुआन के सोल आए, एकदम खींच लिया। फेंगयुआन के सोल तुरंत ही उसके अंदर घुस गई और ये सीन ऐसा था जैसे वो फॉलिंग हेवनली रिवर के उस वॉर्टेक्स में एकदम गिर गया, उस भवंडर में गिर गया हो। इंस्टेंटली उसकी सोल खींच ली गई। अब वो इमॉर्टल गो के अंदर एकदम ब्लेंड होने लगा और वो भी एक अनबिलीवेबल स्पीड से एकदम ब्लेंड हुआ। पेंगुइन सोच भी नहीं पा रहा था, उसे लगा जैसे वो एक ऐसी डार्कनेस में गिर गया जिसका कोई एंड नहीं। लेकिन वो डार्कनेस एकदम ठंडी नहीं थी, बिल्कुल एकदम गर्म वाली थी, गर्माहट वाली थी। बिल्कुल ऐसा था जैसे वो अपनी माँ के पेट में हो, जैसे अपनी माँ के पेट में वापस चला गया हो। एक फेटस जैसे एक एक वही होता है ना, एब्डोमेन, एकदम ऐसा मान लो पेट के अंदर वाला हिस्सा, उस फ्लूइड के अंदर वो न्यूट्रिशंस ले रहा हो, बड़ा हो रहा हो, दोबारा पैदा हो रहा हो, रीबर्थ हो रहा हो। और बाहर से क्या हो रहा था, जैसे ही फेंगयुआन की सोल रैंक 9 इमॉर्टल गो के अंदर घुसी, आसमान जोर से गरजने लगा। ये गुस्सा दिख रहा था लेकिन एक हेल्पलेस भी थी। सवेनियर इमॉर्टल फेटस गो चमकने लगा। पहले व्हाइट लाइट, फिर ट्रांसपेरेंट से लेके पूरे व्हाइट और फिर मिल्की वे थिक व्हाइट लाइट हो गई। और उसके बाद व्हाइट लाइट में रेड और एक हिंट आया। वो रेड तेजी से स्प्रेड हुआ और एक पेल पिंक बना, फिर पिंक से डार्क पिंक हुआ, फाइनली एक ऐसी ब्राइट रेड फायर चमकी की क्या बताएं। फिर रेड से ऑरेंज, फिर ऑरेंज से येलो, और इसी तरह रेनबो के सारे कलर्स से गुजरता हुआ लाइट प्योर ब्लैक हो गई।
उस वक्त ब्लैक लाइट के अंदर सवेरियर इमॉर्टल फेटस को कंटिन्यूअसली एकदम ट्विच कर रहा था, एकदम थंब साइज से एक्सपेंड होके वो एक बड़े बेसिन साइज का हो गया था। और उस ब्लैक बॉल के अंदर एक रेनबो लाइट फेटस एक तरीके से फेंटली दिखने लगा था। लाइफ फोर्स वहां गैदर हो रही थी और वो फेटस ग्रो कर रहा था। अब व्हाइट फॉग उस बॉल के आसपास से एकदम घेरने लगी थी और टेम्परेचर सडनली डाउन चला गया। फॉग फ्रीज होकर फ्रॉस्ट बन गई जो बॉल की सरफेस पे चिपक गई। अगले मोमेंट लाइटनिंग ने बॉल को सराउंड कर लिया, इलेक्ट्रिक वेब क्रिएट हुआ जो क्रैकल कर रहा था। और जब वो स्पार्क से एकदम भाई फटा और गिरा, फिर एक पिघलने लगा, फिर बर्न होने लगा, वो फ्रॉस्ट क्यूआई में कन्वर्ट हुआ और बॉल के चारों तरफ घूमने लगा। बॉल की सरफेस पे ग्रीन पैटर्न्स बनने लगे, पहले ब्लर्ड थे, फिर सॉलिड हुए, फिर काउंटलेस वाइन्स में बदल गए और ट्विक्स राइड थे, एकदम 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 घूमने लग गए, फिर एकदम मुड़ने लग गए। लेकिन उसके ऊपर जो ये थोड़ा-सा ट्विक्स थे ना, ड्राइड थे, फिर अचानक से ऐसा लगा वो जो ड्राइड है ना उसके ऊपर लीव्स आ गए हों, वो फ्रेश हो गए, वो ग्रीन होने लग गए, जैसे कुछ दोबारा से पैदा हुआ हो। और कुछ ही देर में उन लीव्स पे पर्पल फ्रूट्स ग्रो होने लगे। उन फ्रूट की फ्रेग्रेंस बहुत ही स्वीट थी, उनका सरफेस अगली था, होल से भरा हुआ, जैसे वो एकदम भाई खराब हो गए हों। ये सारे चेंजेस इतने शॉकिंग थे, फर्स्ट ग्लैंस में रैंडम लगते, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता, ये हेवन एंड अर्थ का एक प्रो फाउंडेशनस कैरी कर रहे थे। और जैसे-जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, फेटस भी ग्रो हो रहा था। और जब टोटल 81 चेंजेस कंप्लीट हुए, वो बॉल पूरी तरह से मड में बदल गया। इनसाइड फेटस अपने फुल साइज पे था, एक बेबी फॉर्म हुआ और फिर क्रैक हुआ, वो बॉल टूट गई और एक 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 बेबी बॉर्न हो गया, यानी एक बच्चा पैदा हो गया। ये बेबी का एक्सप्रेशन लाइवली था, उसकी आंखें स्टार की तरह शाइन कर रही थी, स्किन फेयर थी, सॉफ्ट थी और चबी लिम्स थे, रोजी चिक थे, बिल्कुल क्यूट और डेलिकेट लुक था। उसकी बॉडी से इमॉर्टल ऑरा निकल रहा था और एक इनविंसिबल फोर्स उसको चारों तरफ से शील्ड कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी डैमेज से। ग्रेजुअली वो बेबी एकदम ग्राउंड पे डिसेंड हुआ और इसी प्रोसेस में वो रैपिड ग्रो करने लगा। बर्थ से लेकर 2 से 3 साल का होने तक सिर्फ कुछ ही टाइम में, कुछ सांसों के अंदर 2 से 3 साल का हो गया। फिर 4, 5, 6, 7, 11, 12 और जैसे-जैसे उसके पैर ग्राउंड को टच करते गए, वो ऑलरेडी 16 साल का मतलब 16 साल का हो गया। उसका स्किन एकदम स्टिल व्हाइट था, लेकिन एक क्लीन और सिंपल व्हाइट नहीं, ना पेल ना एकदम फेमिनी पिंकिश, एकदम अजीब टाइप का व्हाइट था। लॉन्ग और ब्लैक शाइनी हेयर वृष्ट तक आ रहे थे। बॉडी थिन और स्लिम थी, एकदम लीन और हाई नोज ब्रिज वाली थी और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उसकी आईज़ थी। उन उसमें ना पहले स्टारलाइट चमक रही थी, अब वो डीप एकदम एब्बेस जैसी ये डार्क हो गई। लिप्स हेल्दीली थे और एकदम रोज़ी थे, टाइटली प्रेस्ड हुए और जो एक डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल को दिखा रहे थे। और ये यंगस्टर नेचुरली और कोई नहीं, फेंगयुआन ही था। फेंगयुआन ने अपनी आँखें खोली और अपना यंग बॉडी देख के शॉक हो गया। फेंगयुआन कहता है, ये तो बिल्कुल नया बॉडी है। ये वो बॉडी थी जो स्पेक्टर सोल ने, पूरे शैडो सेक्टर ने काउंटलेस सालों की मेहनत करके क्रिएट करी थी। ये उतना सिंपल बिल्कुल नहीं था जितना दिख रहा था। बॉडी को अभी और एक्सप्लोर करना था, उसके हिडन ट्रेट्स थे, लेकिन अभी के लिए उसका पहला फील ये था कि ये बॉडी उसकी सोल के लिए परफेक्ट फिट थी। उसका पुराना इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी ट्विक्स और लीफ का बना कपड़ा लग रहा था इसके सामने, और ये नया बॉडी सॉफ्ट और सिल्क के कपड़े जैसा था। सब कुछ चेंज हो गया था। फेंगयुआन को लगा जैसे वो डार्कनेस से निकलकर ब्लू स्काईज और व्हाइट क्लाउड को देख रहा हो, उसके पर्सपेक्टिव एकदम बदल गया हो। फेंगयुआन कहता है, तो ये होता है सवेरनियर इमॉर्टल फेटिश गू का असली काम, रिवाइवल, और वो भी डायरेक्टली रैंक 6 कल्टीवेशन के साथ। उसका गू इमॉर्टल ऑरा बिल्कुल रियल था, मतलब उसका गैम्बल सही निकला, वो पैदा होते ही इमॉर्टल बन गया। फेंगयुआन ने अपनी गेज स्काई की तरफ घुमाई। वहां स्पेक्टर सोल अभी भी ड्रीम रेलम में था, जो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि उसका कंडीशन बहुत ही खराब था। और यिंग वुईशी का बॉडी अब कंट्रोल में नहीं था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो हवा में फ्लोटिंग था, बिल्कुल स्टिल। फेंगयुआन ने बुलाया। फेंगयुआन कहता है, वापस आओ। इंस्टेंटली यिंग वुईशी की बॉडी से एक लार्ज नंबर ऑफ गोवर्म फ्लाई करते हुए वापस आए। फेंगयुआन ने जब पहले फेंगयुआन ने सोल सवेरियन इमॉर्टल फेटिश उसके अंदर था ना, उसके सारे गुवम प्योर ड्रीम रियलिटी फिजिक बॉडी में ही रह गए थे। अब फेंगयुआन ने उन्हें बुला लिया था, यानी अब क्या हुआ, जो उसकी सोल से कनेक्टेड गुवम थे वो उसी बॉडी के अंदर थे, और वो बॉडी अब भाई वो इस बिना आत्मा के कैसी होगी, बॉडी खराब हो जाएगी, तो वैसी ही रह गई थी वो। उसके अंदर से फेंगयुआन ने जो भी गुवम उसके अंदर थे वो बुला लिए थे। फेंगयुआन एकदम उड़ते हुए कहता है, वाह। फेंगयुआन कहता है, यिंग वुईशी के पास अभी भी काफी ड्रीम पाथ इमॉर्टल गु बचे हैं, मैं उन्हें कैसे रिट्रीव करूं, यानी कैसे निकालूं। उसने पहले चेंज सोल यूज किया एटीट्यूड गु के भेस के साथ, और इमॉर्टल किलर मूव लीड सोल इनटू ड्रीम एक्टिवेट किया। वो सक्सेसफुल हुआ और स्पेक्टर सोल को अफेक्ट करने में, लेकिन अब ड्रीम पाथ गु वॉर्म के अंदर जो विल थे वो रिएक्ट कर चुके थे। अब फेंगयुआन उन्हें मूव नहीं कर सकता था।
फेंगयुआन कहता है सिर्फ उसके इमॉर्टल गु ही नहीं, बल्कि उसका बॉडी खुद भी रिसर्च के लिए प्राइसलेस है। हाँ, उसने अचानक ही पीछे मुड़कर देखा। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी हैवी ऑरा के साथ उसकी तरफ अप्रोच करा था। फेंगयुआन की गेज़ फ्लिकर हुई, उसके लिप्स थोड़ी-सी स्माइल आई। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, तो तुम फाइनली आ ही गए। अब वो और कोई नहीं, बिल्कुल उसी का पुराना इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी था और अब इसके अंदर यिंग वुई की सोल कंट्रोल कर रही थी। 1 मिनट यार, इसे तो मर जाना चाहिए था, मरा नहीं अभी तक। ज़िंदा कैसे है? और अभी इस मोमेंट पे फेंग युआन ने नया-नया बॉडी पाया था, वो स्टिल अभी इस चीज़ को अडैप्ट कर रहा था। उसके पास जितने भी गू बॉम्ब थे, वो उसकी ओरिजिनल बॉडी यानी इमॉर्टल ज़ॉम्बी वाली बॉडी के कंपैरिज़न में बहुत कम थे। लेकिन फेंग युआन बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, वो शांति से वेट कर रहा था कि यिंग वुई कब आएगा। यिंग वुई कहता है, "तुम कौन हो?" वो हेसिटेट करते हुए धीरे से फेंग युआन के पास आया, उसे क्लोज़ली देखते हुए थोड़ा-सा एकदम देखने लगा। फेंग युआन ने पर्पसली क्लोज़ होने का नाटक किया, दोनों हाथ पीछे बढ़ा लिए। फेंग युआन कहता है, "वुई, मैं सक्सेसफुल हो गया।" फेंग युआन की सोल अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यिंग वुई कहता है, नहीं, तू मेरा मेन बॉडी नहीं है। अगर तुम होते तो मेरा स्प्लिट सोल रिलेशन के साथ मुझे थोड़ा-सा कनेक्शन फ़ील होता। यहाँ तो कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। उसकी आँखों में एक तेज़ चमक आई और उसने तुरंत ही फेंग युआन की असली आइडेंटिटी एक्सपोज़ कर दी। फेंग युआन अपने मन में सोचते हुए कहता है, हँसी रोककर, ओह! घोस्टली कंसीलमेंट यहाँ वीकनेस बन गई। अच्छा, सही बात है यार, वो उसकी ही सोल थी तो कैसे यहाँ पे काम आती। अगर फ़ैमिलियर फेस का यूज़ करता तो शायद उसे फ़ूल कर देता। उसने अपने चिन को रब करा और फिर हँस दिया। उसकी वाइब इतनी कैज़ुअल थी जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। उसकी आँखों में कॉन्फिडेंट लाइट चमक रही थी। यिंग वुई कहता है, तुम फेंग युआन हो? उसने दाँत एकदम कस लिए। गुस्से में उसकी आवाज़ निकलने लगी। उसके दिल में ऐसा गुस्सा था जैसे वो आग जल रही हो। वो तो ऑब्वियस ही था। उन्होंने कितने साल पैनिक की, स्ट्रगल किया, अब जाके उनका जो फ्रूट मिला था वो किसके हाथ में चला गया? फेंग युआन ने, और वो सब छीन के ले गया फेंग युआन। यिंग वुई गुस्से में चिल्लाया, फेंग युआन की तरफ जंप करके आया, जैसे उसके अभी टुकड़े-टुकड़े कर देगा। दोनों के बीच 100 स्टेप का डिस्टेंस था। फेंग युआन ने एक शांति से स्माइल के साथ उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया हो, ऐसे कहा। और फेंग युआन कहता है, यिंग वुई, तुझे ये अजीब नहीं लगता? फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल मेरा इमॉर्टल गो है। तू इसे एक्टिवेट कैसे कर पाया? यिंग वुई का फेस एक तरीके से फ्रीज़ हो गया। उस वक़्त वो बस टेंशन में था, बिना सोचे-समझे वो उसे यूज़ कर रहा था, इसलिए वो यूज़ करके डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। अब उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि सही बात है, वो उसे एक्टिवेट कैसे कर पाया? अब जब फेंग युआन ने याद दिलाया तो उसका मोमेंटम थोड़ा-सा टूट गया। फेंग युआन कहता है, तुझे फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करने दिया क्योंकि मैंने तुझे दिया था ना, मुझे चाहिए था तू यहाँ रश करके आए। मेरे ज़्यादातर एक्यूमुलेशन इसी बॉडी में तो है और ये बात ऑब्वियस है। फेंग युआन को पता था कि वो यिंग वुई के साथ सोल एक्सचेंज करेगा। उसकी पर्सनैलिटी और मेथड्स ऐसे थे कि बिना पहले से सेटअप किए हों, वो कभी नहीं ऐसे रहता। सबसे पहले फेंग युआन ने अपने माइंड के अंदर अपनी फेक विल का एक बड़ा-सा हिस्सा छुपा दिया था। इस वजह से जब यिंग वुई ने आँखें खोली, उसने जल्दी से वापस सजेस्ट करना चाहा, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी और नॉर्मल जो लग रही थी वो सब इग्नोर करके आगे बढ़ा। एग्ज़ैक्टली वही, मतलब वैसा ही जैसे इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में मोयाओ की फेक विल ने फेंग युआन को ट्रिक करा था, वैसे ही फेंग युआन ने यही वाली ट्रिक यहाँ पे यूज़ करी थी। जो देखा नहीं था, मोयाओ की विल बार-बार फेंग युआन को यूज़ करवाना चाह रही थी कि स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को यूज़ कर, ताकि मोयाओ की विल कब्ज़ा कर ले स्प्रिंग ऑटम सिगाडा पे और अपना प्लान वापस करे। याद है ना वो वाला सीन? तो ऐसे ही फेंग युआन ने ये सब देखकर, वो जो देखा उसने वो सीख गया और वो चीज़ यहाँ पे उसने यूज़ कर ली। दूसरा, फेंग युआन ने अपने वुवॉर्म में कुछ स्पेशल विल इंजेक्ट किया था और ये स्पेशल विल क्या होते हैं? 88 रुआंग बिल्डिंग में जायंट सन इमॉर्टल वंडरबल ने काउंटलेस स्पेशल विल छोड़े थे। वो स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ट्रिगर होने के लिए बने थे, बिल्कुल अभी वाले जैसे। फेंग युआन ने यिंग वुई की तरफ देखा जो उसकी तरफ आ रहा था, उसके फेस पर स्माइल था और ज़्यादा स्माइल आ गया। उसने एकदम भाई एक टाइट आवाज़ में बोला, फेंग युआन कहता है, "अभी तक वापस नहीं आए तुम?" तभी वूश आवाज़ आई, एक मैसिव नंबर ऑफ गू बॉम्ब उसकी बॉडी से बाहर निकल के आए। ज़्यादातर मॉर्टल गू थे, पर उनमें इमॉर्टल गू भी मिक्स थे और बिल्कुल बर्ड्स के नेस्ट में जैसे वापस आ रहे थे, जैसे अपने ही चीज़ अपने पास वापस आ रही थी। फेंग युआन के पास आ गए। यिंग वुई की आँखें एकदम खुल के एकदम देखने लग गई, वो फ्रीज़ हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा था, उसकी बॉडी में सिर्फ़ एक ही चीज़ बची थी, वो थी स्प्रिंग ऑटम सिकाडा। वो उसे एक्टिवेट भी नहीं कर सकता था। दोनों के बीच का पूरा सीन एक तरीके से फ्लिप हो गया। यही फेंग युआन का एक अरेंजमेंट था। जब तक यिंग वुई फेंग युआन की बॉडी को यीतियान माउंटेन ले आता, किसी ने बुलाया, अभी तक वापस नहीं आया और ये गूवम तुरंत ही रिएक्ट करके उसके पास ही चले आए। यानी एक तरीके से फेंग युआन ने उसे यहाँ तक इसलिए बुलाया ताकि वो यहाँ पे आ जाए, इसकी बॉडी भी फेंग युआन ले ले, इसके अंदर से अपने गूवम भी ले ले, अपनी बॉडी भी ले ले और रिसर्च के लिए भी चीज़ें देख ले।
ये वर्म्स ओरिजिनली फेंगयुआन के ही थे और जब वापस आ ही गए तो उसके पास आना तो था ही और उस वक्त फेंगयुआन को सवीनियर इमॉर्टल फिटेस्ट गो का यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। वो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता था कि वो रिवाइव होके एक नया बॉडी पाएगा, इसलिए वो अलर्ट था। उसने सोचा कि शायद यिंग वुशी के गू वर्म का यूज़ करना डेंजरस होगा क्योंकि उसमें अनवांटेड सरप्राइज़ आ सकते हैं। उसने अपने खुद के वर्म चाहिए थे ताकि क्रूशियल मोमेंट पे बेटर स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज़ हो सके और ऑब्वियस है उसने जो स्पेशल विल मतलब इंजेक्ट की थी, वो सिंपल बिल्कुल नहीं थी। टाइम लिमिट एक्सीड होते ही सारे गू वर्म चाहे मॉर्टल हो या इमॉर्टल सारे के सारे फट जाते और दुश्मन हमेशा बेस्ट टीचर होते हैं, यानी दुश्मन से ही सीखते हैं। फेंग युआन का खुद टीचर यहाँ पे कौन बना था? मोयाओ की फेक विल, जायंट सन की स्पेशल विल के हाथ से सफ़र कर चुका था और वैसे ही सब कुछ वहाँ से उसने सीखा था। मोयाओ और जायंट सन की विल से सब कुछ भाई सीख के आया था। फिर फेंग युआन ने कैजुअली हाथ हिलाया और यिंग वुशी को ज़ोर से उठाकर फेंक दिया। फेंग युआन कहता है सब खत्म हो चुका है। वो आगे चला, यिंग वुशी के सामने खड़ा हो गया। फेंग युआन को देखते ही उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ एक अजीब सा साइन था। यिंग वुशी को लगा जैसे वो किसी आइसी रिवर में गिर गया हो। उसकी बॉडी तक एक ठंडी लहर एकदम दौड़ गई। बोन चिलिंग सा फील हो रहा था, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो खत्म होने वाला है। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमने वॉल्यूम 4 को यहीं पे एंड करा। एक एपिक भाई, एक पीक पीक फ़ील करा। इस पीक के चक्कर में भाई मैं वीडियो ही बनाता रह गया। मैंने सारे काम छोड़ दिए भाई, सारे के सारे। मैं कोई कुछ भी नहीं कर रहा था, पूरे दिन वीडियो बनाता रह गया। जो मैं पता है मेरे पास इतना अच्छा खासा डोनेशन आ गया था जिससे मैं आराम से 25 से 30 वीड 25 कह रहा हूँ, 30 तो मैं कर ही चुका था। कितनी कर सकता था? 22 वीडियो मैं अपलोड कर सकता था। 22। लेकिन ये जो रोज़ करने के चक्कर में, मतलब इतना रिकॉर्ड करने के चक्कर में, इतना सब करने के चक्कर में ना, मैंने करीबन बहुत सारा डेटा यूज़ करा। मेरे पास अपना डेटा नहीं है, मैंने बहुत सारा डेटा यूज़ कर लिया क्योंकि मेरे फ़ोन में बार-बार प्रॉब्लम आ रही थी और प्रॉब्लम को सही करने के लिए मुझे यूट्यूब वीडियो, कभी ऐप को डिलीट करना, रीसेट करना, दूसरे ऐप डाउनलोड करना, उनका वर्ज़न करना, इसके चक्कर में मैंने बहुत सारा डेटा यूज़ कर लिया। जो पहले मैं 22 वीडियो बना सकता था बार-बार रिचार्ज करके, अब मैं वो सिर्फ़ कुछ ही वीडियो बना सकता हूँ, शायद 8 से 10, बस इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी। इसी के साथ हमने पीक फिक्शन को यहाँ पे वॉल्यूम 4 को एंड कर दिया है और मेरे को सुनने में आया है कि इसके बाद तो और मज़ा आने वाला है। तो भाई अब इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और स्टार्ट होगी एक नया वॉल्यूम, नई वॉल्यूम, वॉल्यूम 5।